हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के आईपीओ के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो, आजकल हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट शायद अपने एलआईसी के आईपीओ को जो है डिले कर सकती है, और वो इस वक्त ये देखना चाह रही है कि कितना जो है इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होंगे या नहीं। तो एक बार इसकी ज़रा सी बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि अब असलियत में कंसर्न्स हैं क्या। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं एलआईसी के बारे में कि हम ये तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है 5% इक्विटी डाइवेस्ट करने का, जो कि उसको कुछ 65,000 करोड़ के आसपास जो है पैसा दे देगी। तो 65,000 करोड़ से भी ऐसा कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा ही जो है वो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। सेकंड पॉइंट, हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि एलआईसी इस वक्त ऐसी कंपनी है जो कि जिसके पास अराउंड 2/3 ऑफ मार्केट शेयर है। तो जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज आप देखते हो, उसमें से कम 2/3 जो है वो एलआईसी ही देती, प्रोवाइड करी हुई है उसने। नेक्स्ट इज कि इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 82% है। तो आप सोच सकते हो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कि ये कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नेक्स्ट इज कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंश्योरेंस जायंट है जब बात आती है होम मार्केट शेयर के ऊपर। इसका मतलब जो इसके होम मार्केट शेयर मीन्स इंडिया में इसका 64.1% ऑफ टोटल ग्रॉस प्रीमियम था इन 2020। और ये जो है ये इंश्योरेंस सेक्टर में लार्जेस्ट जो है टोटल ग्रॉस प्रीमियम है किसी भी कंट्री में। तो इसलिए ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंश्योरेंस जायंट है। नेक्स्ट इज इट विल बी अमंग टॉप 3 मोस्ट वैल्यूड स्टॉक्स। तो अगर ये आती है जब भी आईपीओ आएगा, तो ये थर्ड मोस्ट वैल्यूड स्टॉक्स में से होगा आफ्टर आरआईएल एंड टीसीएस, जो कि ऑलरेडी जो निफ्टी और सेंसेक्स है उसका पार्ट है ऑलरेडी। तो अब ये जो थर्ड आएगा, तो हो सकता है कि ये आने के बाद ये इसको भी निफ्टी 50 में इंक्लूड कर दिया जाए। तो इसलिए एलआईसी आईपीओ की बात इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये इतना प्रॉफिटेबल है। और गवर्नमेंट अब जाके इसको इतने टाइम बाद, इतनी बड़ी इस्टेब्लिश्ड फर्म को अब जाके अगर आईपीओ लेके आ रही है, तो आप सोच सकते हो कि इसने कितना ग्रो ऑलरेडी कर लिया होगा और इसके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे रहते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 95% जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट जिसके पास जिसके पास तुम्हें रिटर्न भी मिल रही है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। नाउ नेक्स्ट, कि यह मार्केट्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो सिर्फ एक ये बात नहीं है कि ये आपको सिर्फ रिटर्न ही देगा। इससे कितनी सारी चीज़ें जो है, मार्केट के प्लेयर्स जो हैं, अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। डीमैट अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एफडीआईज अफेक्ट होंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो पहला तो ये है कि सबसे पहला जो इसका गोल था कि इसकी वजह से अगर ये आता है तो जो डाइवेस्टमेंट टारगेट है जो गवर्नमेंट ने अपना रखा हुआ था 78,000 करोड़ का, वो जो है वो फुलफिल हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि जो कैश जनरेट करेगी वो 66,000 करोड़ से भी ऊपर का ही करेगा, जो कि अब ये जो पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास, ये और भी जगह इन्वेस्ट कर सकती है, और जगह इन्वेस्ट करके ये जो इसने अपना डेफिसिट टारगेट जो है गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है वो फुलफिल कर सकती है। तो ये था फर्स्ट, कि अपना डाइवर्समेंट टारगेट फुलफिल कर सकती है और डेफिसिट टारगेट जो है अचीव कर सकती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स के पास जो अभी उनका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसमें जहाँ पे भी उन्होंने प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो कोशिश करेंगे कि उसमें से पैसा निकाल के जो है एलआईसी में डाले। तो जैसे आप जानते हो कि अगर जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आप कोशिश करते हो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करो। तो अब अगर मेरे पास अपने पोर्टफोलियो में मेरे को एलआईसी डालना ही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी और इंश्योरेंस कंपनी से निकाल लूँ। तो इसलिए जो बाकी कंपनीज हैं प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस, उनका जो मेरी होल्डिंग होगी वो मैं कम करूंगी और एलआईसी में इन्वेस्ट करूंगी। तो ये जो है ये बाकी प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीमैट अकाउंट्स। तो डीमैट अकाउंट्स वो होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, और हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ही ना हो ट्रेडिंग करने में, इसलिए आपने कभी डीमैट अकाउंट खोला ही ना हो। तो अब जब एलआईसी आ रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये स्पेशली जो है 10% रिजर्व जो है वो पॉलिसी होल्डर्स के पास रखेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट जो है ओपन होने के चांसेस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होगी का क्या मतलब होगा कि जो कंपनीज के पास एक लिक्विडिटी का ऑप्शन होता है ना, कि वो जो अपना पैसा जो उठाते हैं मार्केट से, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये एक इकोनॉमिकली एक बेनिफिशियल थिंग होगी। इसलिए मोर डीमैट अकाउंट्स का ओपन होना एक खुद में एक पॉजिटिव बात है इकोनॉमी के लिए। अब मोर डीमैट अकाउंट्स कैसे, कि इसमें फैक्ट्स लिखा हुआ है कुछ, कि कम से ये कहा जा रहा है कि जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो
अराउंड 1 करोड़ जो है वो ओपन हो सकते हैं जब LIC आएगी। और ये भी क्यों? क्योंकि उसने रिजर्व कर दिया 35% ऑफ इट्स IPO फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे जो छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो बड़े अमाउंट में करते हैं उनको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और वो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो है ना अलग से रोड शोज वगैरह कंडक्ट किए जाते हैं। उनके लिए जो डीलिंग होती है वो अलग होती है। तो अब हम जैसों के लिए अगर 35% रिजर्व हो गया तो हमें ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। और वो कहा जा रहा है कि जो डीमैट अकाउंट्स खोलने की जो नंबर है वो 1 करोड़ तक जा सकता है। नेक्स्ट इज इट विल एनकरेज एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स। तो जो जैसे मैं अगर पॉलिसी होल्डर हूँ तो 10% जो है वो उनके लिए ही रिजर्व किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात क्यों बन जाती है? क्योंकि LIC का IPO आ रहा है, सबके सब उसके पीछे भागेंगे। गवर्नमेंट 95% होल्ड करती है, रिस्क कम है, रिटर्न ज़्यादा है। बट अगर आप एक पॉलिसी होल्डर हो तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके लिए 10% जो है रिजर्व किया गया है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपको IPO मिल जाए और जो रिजर्व जो इसको जो पॉलिसी होल्डर नहीं है उसको ना मिले। नेक्स्ट इज कि इनको जो है डिस्काउंट भी मिल सकता है। जो पॉलिसी होल्डर है उनको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो इस वजह से उनके डीमैट अकाउंट खोलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं जो पॉलिसी होल्डर्स हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो पॉलिसी होल्डर्स का जो नंबर है वो अराउंड 29 करोड़ के आसपास स्टैंड करता है। जबकि जो डीमैट अकाउंट्स हैं वो अराउंड 7 to 8 thousand करोड़ हैं। तो आप देख सकते हो कि पॉलिसी होल्डर्स अराउंड 4 टाइम्स हैं। अब इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो इनकरेज होंगे कि हाँ चलो हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, हमारे चांसेस ज़्यादा हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, रिजर्व्ड है हमारे लिए, तो हम खरीद लें इसको, हम भी प्रॉफिट में जाना चाहते हैं। तो डीमैट अकाउंट्स का खुलना इस फैक्ट की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज इट कैन सक आउट द लिक्विडिटी, विच मीन्स कि जो अभी पैसा है मार्केट में वो लिक्विडिटी जो है वो पैसा जो है वो कम हो सकता है। कि अगर मैंने जैसे LIC में इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे पास पैसा कम हो गया तो मैं बाकी जो IPO आ रहे हैं उसमें कम इन्वेस्ट कर पाऊंगी। तो ये जो एक लिक्विडिटी है वो सक आउट होने के चांसेस हैं। इससे जो बाकी बिजनेसेस हैं उन पे फर्क पड़ सकता है जो IPO लाने वाले थे। तो सक आउट द लिक्विडिटी इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक सिर्फ सेल कर रहे थे इंडियन मार्केट से, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं LIC के IPO को बाय करने के लिए। और ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने 20% ऑफ FDI जो है वो अप्रूव कर दी थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 20% इसमें हो सकती है LIC में। और ये स्पेशली इसलिए निकाला गया था। अब आप देख रहे हो कि जो बाकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पास तो मतलब वो FDI अभी भी अलाउड है, इनफैक्ट वो नंबर 20% से भी काफ़ी ऊपर है। बट इसके लिए स्पेशली इसलिए निकालना पड़ा रूल कि आप FDI में LIC के में 20% जो है FDI अलाउड है, क्योंकि LIC जो है वो सेटअप किया गया था LIC एक्ट के अंडर। तो उसमें FDI के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि LIC में अब आप 20% इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको भी एक क्लैरिटी मिल गई कि हाँ हम कर सकते हैं, तो वो भी अब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है क्योंकि जैसे फेडरल रिजर्व है और जो बाकी बैंक्स हैं अलग इकोनॉमीज के, उन्होंने अब टाइटन करना शुरू कर दिया इकोनॉमी का, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए हैं। तो हो सकता है वो अपनी कंट्री में जो है इन्वेस्ट करना पसंद करें एज कम्पेयर टू यहाँ पे आके LIC में इन्वेस्ट करना। तो इसलिए थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट इज अब इतनी सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली, तो अब कंसर्न्स हैं क्या? मतलब इतना बढ़िया IPO है, सबको खरीदना ही चाहिए, तो गवर्नमेंट को क्यों इतना डिसाइड करना पड़ रहा है कि अभी करें या बाद में? तो इसके लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर। तो जैसे ही रशिया और यूक्रेन का वॉर छिड़ा तो लोगों में और इन्वेस्टर्स में ना एक फियर आ गया कि पता नहीं कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए या फिर कहीं हमारे लॉसेस करना शुरू हो जाए। तो उसकी वजह से जो लिक्विडिटी है, जो पैसा अवेलेबल होता है मार्केट में, वो कम हो गया है। तो इसकी वजह से अब गवर्नमेंट ये तो नहीं चाहेगी ना कि उसका जो वैल्यूएशन है वो कम हो जाए। अब हम ये लिक्विडिटी को हमेशा वैल्यूएशन से क्यों जोड़ते हैं? तो देखो, जब अगर मैं फियर्ड हूँ, मैं अपना पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, तो इसका मतलब जो है डिमांड जो है वो कम हो गई। और जो किसी भी शेयर का प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई से जो है पता चलता है कि अगर डिमांड जितने पे मैं डिमांड कर रही हूँ अगर उतने पे सप्लाई होने की चांसेस हैं तो वो एक प्राइस डिसाइड हो गया। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है, उससे वैल्यूएशन और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अगर डिमांड ही नहीं होगी, इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, तो उसका प्राइस जो है वो डाउन चला जाएगा।
और वैल्यूएशन जो है वो भी डाउन चली जाएगी, क्योंकि इवेंचुअली वैल्यूएशन जो है वो प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होती है। तो इसलिए ये वैल्यूएशन का एक खतरा है जो गवर्नमेंट के पास अभी है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सोच रही है कि अभी करें या बाद में करें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी लेके आते हैं। और एक अनसर्टेनिटी सी हो गई है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से कि कहीं कोई इकोनॉमी अपना गेट्स बंद ना कर दें और उनके जो पैसे हैं वो दूसरी इकोनॉमी में अटके ना रह जाए, दूसरी कंट्री में ना अटके रह जाए। ऐसा आप देख चुके हो कि रशिया में जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था यूएस म्यूचुअल फंड ने या ईटीएफ्स ने, वो अब अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक रिस्क है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो वो जो है वो साथ में मतलब एक रिस्क वो भी अपना कैरी करते हैं, जिसको वो अवॉइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वैल्यूएशन फर्दर डाउन जा सकती है। और अगर गवर्नमेंट नहीं ले पाई वो वैल्यूएशन, तो जो उसका डाइवर्समेंट टारगेट है वो सफर करेगा। और आगे जाके वो जो ट्रेड डेफिसिट को जिस जो अचीव करना चाहती है, ट्रेड डेफिसिट, वो भी नहीं कर पाएगी। और एक इसका पिछला केस ये भी है कि गवर्नमेंट देख चुकी है कि जैसे उसके आईआरसीटीसी में जब आईपीओ लेके आई थी तो उसका वैल्यूएशन कितना कम हुआ था। तो गवर्नमेंट, बेशक उसके फैक्टर्स अलग थे, बट गवर्नमेंट अब ये चांस दोबारा नहीं लेना चाहती, इसलिए वो इन सारी चीज़ों के ऊपर अभी डिस्कस कर रही है। तो ये थी पूरी कहानी एलआईसी आईपीओ की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपको कोई हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ पे आपको डेली जो है टेक्स्ट एनालिसिस वगैरह शेयर होता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।